तो ध्यान से पढ़ने होते हैं फिजिक्स, बस एक एक पॉइंट ध्यान से समझना होता है। ओके, यू कांट स्किप ओवर दैट। सो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और ये वीडियो प्लीज़ स्किप मत करना एंड सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू वेरी मच। So welcome everybody, this is Rohit Brinja and you are watching my channel Physics Adhyapak. Today we are going to learn about angle of friction and angle of repose. Okay, so both are easy topics. So मैंने already diagram बना के रखी है दोनों की, angle of friction and angle of repose. Okay, so खास करके जो बोर्ड्स का सवाल आता है angle of friction and angle of repose, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये इस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ऑन द एंगल ऑफ ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। न्यूमेरिकल्स टाइप आते हैं एंड ऑल्सो फॉर द बोर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नॉट बोर्ड्स क्योंकि +1 में बोर्ड्स नहीं होते एंड दिस इज अ प्लस क्लास 11। तो देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या है। ओके, सो एंगल ऑफ रिपोज है कि यहाँ पर मैंने एक फोर्स इस पर अप्लाई की है, ओके, ऑन दिस ब्लॉक, और उसकी वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट हुई होगी बिकॉज इट हैज़ सम टेंडेंसी टू स्लाइड ओवर दिस सरफेस, and there is a normal reaction and there is mg and there is this is r which is resultant between these two forces, resultant of n and f, that is frictional force, and the normal force में जो resultant होगा that is capital R, and this is another resultant force of this, and इस और इसके बीच में जो angle of phi है जो मैंने ड्रॉ किया that is called as angle of friction, that is called as angle of friction, तो that is represented by phi. ओके, बट ध्यान से हमने इसकी डेफिनेशन ध्यान से पढ़नी है कि phi तो एंगल है, दैट इज क्लियर टू अस, बट इसमें एक छोटी सी, इन दोनों में इनफैक्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, नॉट छोटी प्रॉब्लम। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर phi एंगल कौन सा, तो कब phi एंगल हमने यूज़ करना है, तो उसको समझने के लिए कब यूज़ करना चाहिए फाई एंगल, हमें इस डेफिनेशन को पढ़ना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर लिखा है इट इज़ एंगल बिटवीन एन एंड रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एन एंड एफ, मीन्स दिस फोर्स एंड दिस फोर्स में जो इसका जो एंगल बनेगा, दिस नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस रिजल्टेंट फोर्स में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एट विच, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। तो फिजिक्स की डेफिनेशन हमने बिना आधी अधूरी नहीं छोड़नी है, वी हैव टू कंप्लीट इट। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सो एट विच द बॉडी जस्ट बिगन्स टू स्लाइड, एट विच द बॉडी जस्ट बिगन्स टू स्लाइड, मतलब फाई एंगल तब हम कंसिडर करेंगे व्हेन द बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग और व्हेन इट इज जस्ट बिगन्स टू स्लाइड, ठीक है, जस्ट वो मूव होने वाली है तब ओनली, देन ओनली we have to define this angle phi, यानी कि ना उससे पहले डिफाइन करने का कोई भी मतलब नहीं है। ओके, तो जहाँ से मैंने पहले से इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना के रखी है एंड ऑल्सो दिस करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हैं, तो तुम्हें पता है दैट f is mu n, that is easy, and n is mg, we can clearly see that along the vertical direction n is mg, and now tan phi वुड बी, देखो इस डायग्राम में देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको अगर ट्राइंगल को कंप्लीट करो, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द फ्रिक्शनल फोर्स, ये वाली। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ, दैट सो दैट दिस इज एफ एंड विट इज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज बेस, इट इज एन, फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन एन, सो एफ बाय एन। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ से देखो म्यू किसके इक्वल होता है, दैट इज एफ बाय एन ऑल्सो। ओके, एफ बाय एन ऑल्सो, एंड रिमेंबर दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, हेयर एफ इज द नॉट द स्टैटिक फ्रिक्शन बट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि हमारा केस है जस्ट स्लाइड करने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, दैट tan phi इज इक्वल टू म्यू। फ्रॉम दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी कैन गेट tan phi इज इक्वल टू म्यू, यानी कि tan phi, ये एंगल phi किसके इक्वल है, tan इनवर्स, सॉरी ये एंगल किसके इक्वल है, दैट इज tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू के इक्वल है, दैट इज द एंगल phi, ठीक है। इतना ही है एंगल ऑफ फ्रिक्शन में। ओके, हाँ, इसके आगे और भी है, थोड़ा सा भूल गया मैं, इसके आगे हम फाइंड कर सकते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट आर द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस
आर, ठीक है। तो ये देखो, इवन दो इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच क्वेश्चंस कैन अराइज, बिकॉज अभी पिछली बार नीट का एग्जाम हुआ था, बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे, तो इजी क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। तो अब इम्पॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके, फॉर स्पेशली दिस इज इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर द नीट एग्जाम एंड और JEE एग्जाम, ओके, और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट व्हाट इज द मिनिमम आर, व्हाट इज द मिनिमम आर। फ्रिक्शनल फोर्स जब जीरो होगी, व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होगी तब आर भी मिनिमम होगा, क्लियर है ना, क्योंकि अगर हमने फोर्स नहीं अप्लाई की, ये एक्सटर्नल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी खुद से नहीं आएगा, ठीक है। उसको प्रकट करने के लिए हमें एफ फोर्स चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ अगर एफ फोर्स नहीं है देन वी ओनली हैव दिस नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। जान के मैं लिख सकता हूँ ना कि इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा, वैसे जनरली हम बात करेंगे तो R इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ N एंड F, ओके, देयरफॉर N स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ठीक है। तो N के इक्वल होगा R मिनिमम, और R मैक्सिमम किसके इक्वल होगा, R मैक्सिमम इट इज नथिंग बट इक्वल टू N स्क्वायर प्लस F स्क्वायर मैक्स, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखो नॉर्मल एक्शन तो उतना रहेगा जितना mg होगा, ठीक है, नॉर्मल एक्शन उतना रहेगा, बट व्हाट वी हैव फ्रिक्शनल फोर्स टू बी मिनिमम, जब r मिनिमम है तो फ्रिक्शनल फोर्स मिनिमम होगा, जब r मैक्सिमम है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी मैक्सिमम होगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कब होता है, इफ f max is mu mg, इफ f max is mu mg, देखो mu n है तो mu mg, सिंपल mu mg, or that will be the limiting friction, okay, so this is now n square plus mu square m square g square। जब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि n mg के भी बराबर है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ओके, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि n शुड बी इक्वल टू m स्क्वायर g स्क्वायर, n की वैल्यू पुट कर दो इसमें भी, तो म्यू स्क्वायर m स्क्वायर g स्क्वायर आ गया। अब इसको अगले स्टेप में क्या करूँगा, अगले स्टेप में mg बाहर निकाल दूंगा, सिंपल मैथमेटिक्स, तो मुझे मिल जाएगा mg बाहर, अंतर मुझे मिल जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, दिख रहा होगा तुम्हें, आई सपोज दिस इज द मैक्सिमम आर वी कैन हैव मैक्सिमम आर, ओके। अब इसका देखो ये ट्रू भी है, देखो अगर फ्रिक्शन जीरो होता पूरी तरह से, इफ द सरफेस इज स्मूथ, तो हमारा आर शुड बी इक्वल टू n, तो देखो ऐसे ही आ रहा है ना, 1 प्लस 0, इफ सरफेस वर स्मूथ तो म्यू 0 आता, 0 प्लस 1 इज 1 एंड 1 का रूट इज 1, तो आर मैक्स इज mg, तो उससे भी हमें पता लग रहा है हमारा एक्सप्रेशन बहुत ही करेक्ट है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू जस्ट क्रैम द फॉर्मूलाज, नॉट टू मेमोराइज द फॉर्मूला, ठीक है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और उससे जो फॉर्मूला अराइज हुआ है उसको एनालाइज भी करना चाहिए कि डिफरेंट सिचुएशन में क्या ये हमारा साथ देगा फॉर्मूला, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, इसका काम हो गया, इतना ही है, ठीक है। आर मिनिमम एंड आर मैक्सिमम हमने निकाल लिया, ओके। अब यहाँ पर आओ, एंगल ऑफ रिपोज, देखो अगर तुम्हें किसी ढलान में देखो अगर किसी स्लोप पे या इंक्लाइन प्लेन पे अगर तुम रखोगे कोई भी चीज़, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन नाउ, ओके, बट इसको अगर मैं बढ़ाता जाऊँ और इसके ऊपर मैंने कुछ रखा है, फॉर एग्जांपल मान लो कुछ रखा है इस इंक्लाइंड प्लेन पे, जो कि मेरा अब मोबाइल है, दैट इज़ कि इसको मैंने ऊपर रखा, ठीक है। अब तो गिरना, अब तो स्लाइड नहीं करेगा ना, बिकॉज इट इज़ प्योरली हॉरिजॉन्टल, ओके। तो मैं इसको ऊपर करूँगा सो दैट इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ गया, देन हम देखेंगे कि हमारा जो ब्लॉक होगा वो फिर भी स्लाइड नहीं कर रहा है, ओके। और इसको मैं इसका एंगल बढ़ा रहा हूँ, अभी नहीं बढ़ा, कुल मिला के जब वो इस पोजीशन पे आएगा तो तब वो फर्स्ट टाइम स्लाइड करेगा, ओके। और हम ऐसा भी कह सकते हैं दैट और इट शुड, कि इस पर वो जस्ट स्लाइड होने ही वाला है, दैट इज एंगल, कि वो इस पर स्लाइड, इस एंगल पे, इस एंगल थीटा पे वो स्लाइड होने ही वाला है, इट इज़ जस्ट बिगन्स टू स्लाइड, तो वो एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज,
एंगल ऑफ रिपोज, वेरी सिंपल। ओके, तो डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहले, उससे पहले इसका फॉर्मूला एक स्टेप में आ जाएगा, वो हम देखते हैं अभी। तो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है, यू नो वेरी वेल हाउ टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर होगी बिकॉज ब्लॉक विल स्लाइड इधर, तो ऑपोजिट होगा ना फ्रिक्शन फोर्स। ओके, सो वी नो दैट फ्रिक्शन फोर्स शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा, सो दैट ब्लॉक डज नॉट और जस्ट बिगन टू स्लाइड। उस मोमेंट पे थीटा लेना ना, इट जस्ट बिगन टू स्लाइड, तो वो वाली सिचुएशन होगी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। तो मैंने लिख दिया F इज इक्वल टू mg sin थीटा। इससे थोड़ा सा भी आगे थीटा हम बढ़ाएंगे तो इट विल गोज टू स्लाइडिंग। ओके, सो n इज इक्वल टू mg cos थीटा, बिकॉज देख रहे हो n और mg cos थीटा इक्वल होंगे। सो नाउ व्हाट हैपन्स दैट f by n, व्हाट इज f by n? वी नो इट इज म्यू, इसको डिवाइड कर दो एंड यू विल गेट इट इज इक्वल टू tan थीटा, एंड दिस इज अ फॉर्मूला, सिंपल। बट बात ये नहीं है, बात इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तुम्हें एक क्वेश्चन मिल जाए, फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ओके, तो वहां पर मान लो उन्होंने दिया है 30 डिग्री एंड कुछ स्टेटमेंट उन्होंने लिखी है दैट ब्लॉक इज गोइंग डाउनवर्ड्स ऑन दिस एंगल थीटा डिग्री। ओके, इट इज नॉट एट रेस्ट बट इट इज गोइंग डाउन। ओके, तो उन्होंने आगे लिखा होगा फाइंड द एंगल ऑफ, या फाइंड द म्यू, फाइंड म्यू और दिस इंक्लाइंड प्लेन। ओके, फाइंड म्यू। तो तुम कहोगे सर जी इसका आंसर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा, एंड वी नो वी आर वेरी स्मार्ट, एंड tan 30 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा जो कि होता है 1/√3, एंड यू विल टिक मार्क दैट ऑप्शन, बिकॉज ऑप्शंस भी होंगे एग्जाम्स में, तो तुम्हें 1/√3 मिल जाएगा एंड यू विल टिक मार्क दैट। एंड सरप्राइजली टू यू इट वुड बी रॉन्ग, इट वुड बी रॉन्ग। वाई रॉन्ग? फॉर्मूला सही लगाया है, तो tan 30 डिग्री की भी वैल्यू सही लगाई मैंने, तो फिर भी क्यों है? फॉर्मूला सही लगाया है, tan 30 डिग्री की वैल्यू सही लगाई है, तो मैं आंसर दूंगा दैट दो योर मैथ्स इज राइट बट योर फिजिक्स इज रॉन्ग। ओके, वाई फिजिक्स इज रॉन्ग? देखो, तो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि बॉडी वॉज नॉट एट रेस्ट, इट वॉज नॉट एट रेस्ट, या कुछ ऐसा बोल दिया जाएगा दैट इट इज मूविंग, इट इज मूविंग, इट इज मूविंग। तो तब तुम 30 डिग्री उन्होंने जानबूझकर डायग्राम में दिया होगा। देखो, तब तो इसका जो फॉर्मूला है ये तो हम अप्लाई ही नहीं करेंगे, वी कांट अप्लाई दैट, बिकॉज ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे इफ द ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम, इट इज एट रेस्ट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। अभी तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, अभी तो घूम रहा है, अभी तो चल रहा है बेचारा ब्लॉक। तो इसका आंसर होगा वी कांट डिफाइन दैट, सिंपल, वी कांट डिफाइन दैट, वी कांट हैव एन आंसर फॉर दैट। और वहाँ पर एक ऑप्शन दिया भी होता है कि डाटा नॉट गिवन, मतलब क्या दिया होता है? नॉट गिवन डाटा, ऐसा कुछ दिया होता है कि डाटा कंप्लीटली हमें गिवन नहीं है। ओके, तो वो आंसर होता है इसका। सो कहने की क्या बात है, सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फिजिक्स को अगर तुम पढ़ोगे आधा अधूरा तो तुम्हारा ज्ञान भी आधा अधूरा तो होगा ही, एंड मार्क्स भी आधे अधूरे ही मिलेंगे। So you not only have to memorize the formula but also the concept. So I also prefer you to deep dive into the derivations. इससे, क्योंकि अगर जितनी देर तक तुम डेरिवेशन नहीं पढ़ते ये वाली, तब तक तुम्हें इस फॉर्मूले की लिमिटेशन भी दिखाई नहीं दे पड़ेगी। ठीक है, इसकी लिमिटेशन दिखाई देने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द डेरिवेशंस, देयर इज नो अदर वे। ओके, सो यू हैव टू डू दैट, ड्राइव द डेरिवेशंस, क्योंकि डेरिवेशन तुमने एक बार ही करनी है, एक बार तुमने अच्छी तरह से कर ली तो तुम्हें पता है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द फॉर्मूला, कब ये फॉर्मूला यूज़ करना है, कब फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है। ओके, एंड एग्जामिनर्स लुक फॉर दैट। देखो, इतने साल से प्रीवियस ईयर्स आ रहे हैं नीट एग्जाम्स में, वो कुछ तो कुछ ऐड करेंगे ना, अपने कुछ तो कुछ देखेंगे ना कि स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा कि ये फॉर्मूला तो पढ़ा है, उन्होंने क्या देखा होगा कि स्टूडेंट्स ने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है बट उनको लिमिटेशन नहीं पता।
तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ओके, जहाँ पर लग रहा होगा कि हाँ फॉर्मूला तो यही मैंने पढ़ा था एंड यू आर राइट, ओके, बट वो फॉर्मूला वहाँ पर नहीं एप्लीकेबल होगा। तो यही कन्फ्यूजन आती है काइनेमेटिक्स में। तो वहाँ पर हमें कभी dv/dt फॉर्मूला लगाना पड़ता है, कभी सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाना पड़ता है। तो स्टूडेंट उसमें ही कन्फ्यूज़ होते हैं। वाई कन्फ्यूज? क्योंकि डेरिवेशन भी पढ़ी ना, तो डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको अब लीव करते हैं। नाउ दिस इज द फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टैन थीटा। लिमिटेशन पता लग गई ना, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द दिस वीडियो, ओके। तो इजी टॉपिक्स हैं दोनों, बहुत इजी टॉपिक्स हैं, बट तो ध्यान से पढ़ने होते हैं फिजिक्स, बस एक एक पॉइंट ध्यान से समझना होता है, ओके। यू कांट स्किप ओवर दैट, ओके। तो अगर ये तुम वीडियो भी देख रहे हो, अगर तुम स्किप करके देख रहे हो, देन यू आर मिसिंग ऑन लॉट्स ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि हर सेकंड मैं कुछ ना कुछ बता रहा होता हूँ। और व्यू कितने आते हैं ड्यूरेशन में, और एवरेज ड्यूरेशन अगर मैंने 15 मिनट की बनाई है तो उस पर आते हैं सिंपल 1 मिनट से ज़्यादा, बस 1 मिनट 10 सेकेंड हो जाएगा कभी, या 1 मिनट 20 सेकेंड्स हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होता एवरेज ड्यूरेशन। सो दिस शोज दैट यू आर नॉट वॉचिंग द होल वीडियो, वो भी फिजिक्स की, ओके। सो दिस इज द पॉइंट, ओके। सो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और ये वीडियो प्लीज़ स्किप मत करना एंड सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।